टॉपिक डालिएगा सभी को, प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। चलो सारे बच्चे देखना इधर, लुक हियर। हमारे पास RnH2 करके एक ग्रुप था। लुक हियर सभी कोई, कैसा ग्रुप था जल्दी बताओ। RnH2, अग्री कर रहे हो? अब इस RnH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के पास था लोन पेयर। कौन सा पेयर? सुनिएगा सभी कोई, एक कौन सा पेयर था? लोन पेयर। अब लोन पेयर अगर एमीन के पास, नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है एमीन स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा? इधर इट इज बेसिक और एसिडिक। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे इसके, ये बेसिक है या क्या है जल्दी बताइए। एसिडिक। इधर इट इज अ बेसिक और एसिडिक डिपेंड करेगा। हालांकि अपना जो भी लोन पेयर कैरिंग होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ का होता है। कौन से स्ट्रेंथ का होता है जल्दी बताइए? बेसिक। तो अब पता करना है कि बेसिक है तो कितना बेसिक है। ठीक है, लुक हियर। अब बेस को किसको कहते हैं? बेस समझना अच्छे से। जिसके पास लोन पेयर तो हो, बातें कम करो भैया, इधर सुनो। लोन पेयर तो हो बट वो लोन पेयर को डोनेट करने की भी कैपेसिटी रखता हो। उसके पास कैपेसिटी हो कि लोन पेयर को डोनेट कर सके रिएक्शन के अंदर। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, लुईस एसिड का एक कंसेप्ट है। लुईस एसिड एंड बेस का कंसेप्ट है, एसिड एंड बेस का कंसेप्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बोलो? दोज विच आर द एक्सेप्टर्स आर लोन पेयर, एंड बेस आर दोज जो कि लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या करता है बोलो? डोनेट। उसको क्या कह देते हैं? बेस। तो एक बात बताओ, जो बेस वही कहलाएगा जो लोन पेयर को डोनेट कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को कई बार मैंने लिविस एसिड में AlCl3 का एग्जाम्पल पढ़ाया था। बोलो हाँ या ना? अब एल्यूमिनियम के चारों तरफ लगा है क्लोरीन, सॉरी तीन तरफ लगा है क्लोरीन, और उसका एक सेक्शन खाली है, क्योंकि इसको चार बॉन्ड्स बनाने थे, एक तो खाली है। इस खाली ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या कहलाएगा ये बताइए? दैट इज कॉल्ड एज अ लिविस एसिड, पहला वाला लोन पेयर एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेगा। और बेस कौन होता है? जो लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट। उसका कंट्राडिक्टरी, उल्टा, जो डोनेशन जिसके पास कैपेसिटी हो कि लोन पेयर को दे सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे NH3 एक अच्छा बेस कहलाता है। NH3 इज अ गुड बेस। व्हाई इज अ गुड बेस? लॉजिक। नाइट्रोजन का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है विद अ वन बबल लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर में इसका एक ऑर्बिटल लग जाता है, इसके पास लोन पेयर होता है। बट ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, लोन पेयर को क्या करने की कैपेसिटी रखता है? लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। दैट्स व्हाई NH3 इज कॉल्ड एज, व्हाट जल्दी बताइए? बेस। वेयर इट इज कॉल्ड एज, व्हाट जल्दी बताइए? एसिड। उसी का इस्तेमाल करके हम लोग एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे, और एमीन का स्ट्रक्चर ये होता है RnH2। आर ग्रुप क्या है जल्दी बताओ? आर कई बार बोला। इधर इट में भी हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से हो सकते हैं? इधर इट इज एलिफेटिक, और इट कैन बी अरोमेटिक। बोलो हाँ या नहीं? एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक मतलब साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन में भी सब साइक्लिक नहीं होता, जो एरोमेटिसिटी शो करता है, बताया था बहुत सारे कंडीशंस है। तो हम लोग चलो बात करते हैं। अब चलो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। अब सोच के बताइए, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही बात है। बट नाइट्रोजन की तो एक स्पेशल क्राइटेरिया प्रॉपर्टी होती है ना, कि वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी तो होता है नाइट्रोजन। बोलो यार। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, जो कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अपने पढ़े हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तुम्हारे पास लोन है, बट तुम्हारा मन है नहीं देने का। होता है ना, कि मान के चलो तुम्हारे पास पैसे हैं,
नहीं मन है कि लेट सपोज तुम किसी को हेल्प करो, तो भाई पैसे रहने से हेल्प तुम थोड़ी एक फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाओगे कि भैया जो है चलो हम एटलीस्ट थोड़ा सा उसको डोनेट करके हेल्प कर दें। तो अब इसके पास लोन पे है, बट ये बेचारा खुद ही भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को ये खुद खींच के रखेगा। बट एक काम किया जा सकता है, सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं RnH2 के साथ कोई ग्रुप लगा दूं, ऐसे एन ग्रुप लगा दूं, NH2, और ये वाला ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डोनेट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं, प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट कहते हैं ना, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो अब सोचो, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा था, बिकॉज नाइट्रोजन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इट इज इलेक्ट्रॉन निगेटिव इन नेचर। कैसा नेचर होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन निगेटिव इन नेचर। ये लोन पे होने के बावजूद भी देना नहीं चाहता। अगर मैं इसकी जुगाड़ कहीं और से लगा दूं, तो क्या शायद ये लोन पेयर दे सके। या अगर मान के चलो किसी तरीके से मैंने अपना लोन पेयर दे दिया, तो मुझे कोई दान कर दे, बोलो, जैसे मान के चलो, अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैं किसी को 100 देता हूं, और कोई मुझे आके 200 रुपए दे दे, ठीक है, तो भाई मेरी बात तो बन गई, बात समझ में आई कि मुझे कितने रुपए देंगे, 200। 1000 था, अगर मैं नहीं देता तो उसको, जो कोई मुझे 200 देता, चलो 1200 होता। मैं किसी को 100 दे दिया, फिर मुझे कोई 200 दे दे, 1100 तो है मेरे पास, बट पिछले बार के अमाउंट से तो ज्यादा है अब, पहले 1000 था, अभी 1100 है। मतलब अगर कहीं से तुम्हारा चांस है इलेक्ट्रॉन को आने का, तो तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। तो ये प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट वाले जितने ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसके तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन को भरोसा जग जाता है कि अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, तो मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को कंपनसेट कर लूंगा, बात बोलो हाँ या नहीं, अपनी कमी को पूरा कर लूंगा। तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले आएंगे, नाइट्रोजन का ढाढ़स उतना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। और लेविस के कंसेप्ट के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, बेस। मतलब ये बात सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि जितना ज्यादा एम और आई इफेक्ट वाला, प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप बढ़ेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, है बात समझ में। तो क्या मैं कह दूं, अगर ये नाइट्रोजन था, इधर एक ग्रुप R1 लगा है, इधर एक ग्रुप R2 लगा है, इधर एक ग्रुप R3 लगा है, किस सकते नहीं मिल सकते। चलिए बताइए, थोड़ा ज्ञान का अपना परिचय दे कि कौन सा डिग्री नाइट्रोजन है, कौन सा डिग्री अमीन है, बोलो। 1 डिग्री है क्या, कैसे 1 डिग्री आप पहचाने, नाइट्रोजन से लगा हुआ एक ही आर ग्रुप है क्या, कितना ग्रुप है, एक आर ग्रुप है, तो कौन सा डिग्री हो गया भैया, 1 डिग्री। और यहाँ से एक दो और कितना, 3, कितना डिग्री, 3 डिग्री। अगर तीनों के तीनों इस बात के लिए एकदम खुश होके बोले कि भैया मैं भी डोनेट, मैं भी डोनेट और मैं भी, तो ये भी प्लस एम शो कर रहा है या प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस एम शो कर रहा है या प्लस आई शो कर रहा है, और ये भी प्लस एम और प्लस आई। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सुन लो फिर से, those group which has a capacity कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे सके, उसे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। इनमें तीनों आयन एटम भी, तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन को जितना डोनेट करेगा, तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन अगर बाई चांस दे भी दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही बातें हो गई कि अगर 100-200 रुपए अगर दे रहे हैं, और पास 1000 रुपए सोर्सेस से आ रहे हैं, तो आपके कोई अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, वही बातें हो जाती है। तो मतलब इसकी बेसिसिटी को अगर स्ट्रेंथ करना है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो कौन से ग्रुप लाना पड़ेगा, प्लस एम को या माइनस एम को, प्लस एम इसको जितना देगा, इसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, एंड कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए, प्लस आई इफेक्ट। प्लस एम एंड कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। व्हेनेवर आई विल गोइंग टू टीच इट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आगे कभी अगर आपको मौका मिले तो जरूर आप देख लेना पॉजिटिव मेसोमेरिक एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि ये 11th में पढ़ने वाला था। इज इट ओके? और अगर बताओ, अगर ऐसा है तो इसके कंट्रीब्यूटरी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन शकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींच ले, वो नाइट्रोजन को प्लस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर देगा। अब बेचारा नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन निगेटिव ठहरा, इससे भी तुम इलेक्ट्रॉन पहले से लेके चले जाओगे तो क्या ये देगा, नहीं देगा। ये बातें हो गई, आपके पास पैसे थे, लोगों ने पैसे आपके छीन लिए,
तो क्या आप डोनेट कर पाओगे? तो पहले आप अपनी कंजम्पशंस देखोगे ना। तो वही बातें हो गई, तो क्या करोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो सारे बच्चे। कौन सा बोलो? माइनस एम एन माइनस आई इफेक्ट। दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पुशर्स। इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं सिस्टम से और ये इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में देते हैं। इसीलिए प्लस एम और प्लस आई से के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जबकि इसके बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब आगे चल के हम लोग समझेंगे प्लस एम प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं। बट ये बात क्लियर हो गई, हाँ या नहीं? तो चलिए फिर से एक बार रेकर कर लेंगे। सारे बच्चे बताओ, अपना एमीन जो कैसे नेचर का है, बेसिक या एसिडिक? बेसिक। क्यों बेसिक है वो? क्योंकि उसके पास लोन पेयर और लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब बताओ, नाइट्रोजन की एक और प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। कैसा है बोलो? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। फैन ऑन कर लीजिए। ये हमसे वायर से बच के, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। वो क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। और अगर वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, सारे बच्चे बताना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करना पसंद नहीं करेगा। बट अगर वो लोन पेयर को डोनेट करना पसंद कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सोर्सेज से अलग से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसको अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन से ग्रुप में रहते हैं, पॉजिटिव है या पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो समझ लेना, जितने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर को उतना प्रोजेक्ट करेगा सिस्टम में डोनेट करने के लिए। उसको क्या कह देते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। इसका आया समझ में? तो जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा। आप उल्टा कर दो इसका, आप इसके कंट्राडिक्टरी इफेक्ट ले आओ, माइनस एम माइनस आई, वो इलेक्ट्रॉन से सिस्टम को खींच लेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं होती, बिकॉज वो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इस कारण से वो क्या करेगा? अब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करे वो बेस कभी नहीं कहला सकता। सो इट इज नॉट अ बेसिक। क्या कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए जल्दी से कॉपी कीजिएगा। ड्रॉ ऑल दिस स्टफ्स। हेलो, क्या हुआ? ताला नहीं है?
क्लियर है? बोलो यार, सारे बच्चे बताना बेसिक स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज करेगा, बोलो। प्लस एम या प्लस आई फिक्स है, बट माइनस एम माइनस आई से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। चलिए स्टार कर पॉइंट लिखो, हो गया क्या सभी को? लिखिएगा। लिखिएगा प्लस एम एंड आई इफेक्ट, प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट increases the basic strength of, plus m and plus I effect increases the basic strength of, increases the basic strength of, increases the basic strength of amine, 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 while minus m and minus I effect, minus m and minus I effect, minus m and minus I effect decreases the basic strength of amine. Sorry, क्या लिखा है? प्लस एम, हाँ, माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट decreases the basic strength of amine, decreases the basic strength of amine, decreases the basic strength of amine, strength of amine, decreases the basic strength of amine. तो लिखा, that is basically called as a basic property. अब लुक हियर सारे बच्चे, तो माइनस एम माइनस आई इंक्रीज करता है। नाउ लुक हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स। चलो याद करो, मैंने आपको यहाँ पे एक एनिलीन का स्ट्रक्चर बनवाया था, बोलो हाँ या ना। और साथ ही साथ मैंने एक साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्साइल एमीन का स्ट्रक्चर बनवाया। नाउ लुक हियर, लुक अपॉन दिस, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स हियर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ या ना। ये बताया था, ये कौन सा इफेक्ट है बोलो तो, प्लस एम इफेक्ट है या माइनस एम इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट। रेजोनेंस यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब एक बात बताओ, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो अपने पोजीशन को छोड़ के तरफ आ गए, तो ये नीचे की तरफ आ गए, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बोलो? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज समझ लो होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के घूमते रहना, घूम रहा है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये लोन पेयर तो तभी डोनेट करेगा जब इसके पास लोन पेयर है, जो था वो तो घूमने चला गया। कहाँ घूमने चला गया? बेंजीन रिंग के पास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीलोकलाइज करना, या इसको डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीलोकलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जहां पे माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर्स होता है, क्या होता है बोलो यहाँ से? माइग्रेशन ऑफ कौन सा पेयर जल्दी बताइए? माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर। अब एक बात बताओ, लोन पेयर माइग्रेट ही कर रहा है, तो क्या ये टिक पाएगा यहाँ पे? नहीं टिक पाएगा। वही इससे मांगने आया कि भैया तुम मुझे लोन पेयर दे दो, कहाँ से देंगे? वो तो घूमने चला गया। घर में कोई रहे तब तो उसको देंगे आप, या कोई सामान घर में रखा है तब तो दे देंगे। आपका सामान तो अड़ोसी पड़ोसी के पास घूमता जाएगा, तो कभी भी ये दे नहीं पाएगा। पर इसके पास ऐसा है क्या? नहीं। इसके पास कुछ रेजोनेंस बिहेवियर है क्या? नहीं। इसको घूमने के लिए पड़ोस में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है क्या? डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे ये लोकलाइज्ड है। ये क्या है बताओ? लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब ये फिक्स्ड है। कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी आके जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बोले मुझे लोन पेयर दे दो, तो ये दे देगा। क्यों दे देगा ये? क्योंकि इसके पास है। और इसके पास होते हुए भी नहीं है क्योंकि ये घूम रहा है। तो बताओ कौन अच्छा है? ये वाला अच्छा है। ये तो डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, आया समझ में? क्योंकि इसका तो माइग्रेट कर रहा है, तो डोनेशंस कर नहीं पाएगा।
दे पाएगा क्योंकि इसका माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है एंड दिस बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन दिस phenomenon is also called as a positive mesomeric effect and positive mesomeric effect can also be called as a कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए रेजोनेटिंग इफेक्ट याद है रेजोनेंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्लियर है यहाँ से तो कौन अच्छा बेस हो जाएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सो दिस इज द बेस तो पहला वाला एग्जांपल ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 पे आइए सबको समझ में आया कैसे हुआ ये चीज इज इट ओके तो कौन अच्छा बेस है एनिलीन या साइक्लोहेक्सेन वाला एनिलीन चलो सारे बच्चे बताना यहाँ पे आपको दे रखा है RnS2 क्या दिया हुआ है RnS2 फिर कह रहा है RCONS2 अमाइड ग्रुप याद आया और आपसे कह रहा है RCN सब में नाइट्रोजन्स लगे हुए हैं आपसे बोला कि कौन सा अच्छा है यहाँ पे कौन बेस्ट आपके लिए बेस है बेसिक स्ट्रिंग अच्छा कंपेयर क्या कर रहे हैं वी आर कंपेयरिंग कौन सा स्ट्रिंग जल्दी बताइए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कौन से स्ट्रिंग को जल्दी बताइए कंपेयर कर रहे हैं कौन से स्ट्रिंग को बेसिक स्ट्रिंग को चलिए ये भी है ये भी है ये भी है चलो चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए तो भैया यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आर ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा प्लस एम इफेक्ट सॉरी प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके पास देगा तो ऑब्वियस ही बात है अभी लिखाया प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बेसिक स्ट्रिंग को बढ़ाता है घटाता है बढ़ा देगा अब इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एक डेफिशिएंसी भी है कि पड़ोस में आपके कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड तो बताओ ये डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस प्लस और ये मिलके कौन सा बॉन्ड बना लेगा डबल बॉन्ड तो बताओ ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर गया है ना बॉन्डिंग में तो इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप वो बन जाएगा RCO पे क्या चीज माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 तो लोन पेयर रह कहाँ गया लोन पेयर रह कहाँ गया डोनेट कैसे लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुका है अरे बोलो हाँ या नहीं तो ये कभी भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब नहीं है इसके पास तो कहाँ से दे पाएगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा अब इसके बारे में थोड़ी बात किया जाए तो इसके बारे में बात करोगे तो भैया ये ट्रिपल बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन चलो थोड़ी सी याद दिलाते हैं बातें आपको पुरानी बातें थोड़ी सी याद दिलाते हैं हाइब्रिडाइजेशन 3 कैटेगरी में अपना बोला गया था sp3 sp2 और क्या चीज लेते हैं sp इसमें देखा जाता है परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या देखा जाता है परसेंटेज एस कैरेक्टर ध्यान देना बहुत सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ऐसे होते हैं देखो कई बार होंगे बच्चे की चीजें आएंगी बट उसको रादर ऑफ गोइंग मिस इट आप 50-70% भी समझते तो आप उसको समझें ऐसे नहीं कि उसको स्केप मारे वो समझने की कोशिश करो आ जाएगा नॉट अ बिग डील ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होते हैं कुछ sp sp2 sp3 बताओ इसमें एस का परसेंटेज कैरेक्टर कितना था 25% कितना था यहाँ पे कितना था 33.33% और यहाँ पे कितना था 50% कितना था 50% कैसे निकाले चलो आइडिया दे देते हैं बताओ इसमें एस कितना है एक पी कितना है तीन तीन और एक मिलके कितने हुए चार एक है और ये टोटल चार है तो 1/4 इंटू परसेंटेज कैसे निकालते हो 100 तो 25% नहीं हो जाएगा क्या बोलो हाँ या नहीं तो वहां से 25% है सिमिलर विज दिस सिमिलर विज दैट ठीक ना अब एक चीज और बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर सारे बच्चे देखना परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी व्हाट इज दैट जल्दी बोलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर देन परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निर्भर करता है कि आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने ज्यादा हैं तो बताओ इनमें से परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखा जाए तो ये क्या है बोलो इसमें ये क्या तो कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है 50% और 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी या लो होगी हाई और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई तो क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे पाएगा नहीं वो बोलेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करूंगा मैं उसको पकड़ के रखूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरी क्या है हाई है ये डोनेट नहीं करना चाह रहे ये माइग्रेट कर रहा है और देखा जाए तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर इसको घुमा दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अब नाइट्रोजन पे कैसा बॉन्ड दिख रहा है तुमको यहाँ सिंगल यहाँ पे डबल और डबल बॉन्ड का कारण याद रखना सिंगल बॉन्ड sp3 डबल बॉन्ड sp2 ट्रिपल बॉन्ड sp ये रूल होता है तो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी बताओ ये sp2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया sp और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कोई माइग्रेशन नहीं तो ये क्या हो जाएगा sp3 तो बताओ ये sp3 है ये sp2 है और ये क्या है sp है
तो परसेंटेज ऑफ करेक्टर किसमें सबसे कम है? पहले में सबसे कम है क्या? और जिसका परसेंटेज ऑफ करेक्टर कम उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम, और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम वो कभी भी लोग को पकड़ेगा नहीं, वो डोनेट कर देगा। तो फटाक से कौन डोनेट कर देगा बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला वाला कर देगा क्योंकि परसेंटेज कम है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मुझे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है बेसिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, तो ये क्या सबसे अच्छा तो डोनेशन यही शो करेगा ना, कि परसेंटेज सबसे कम है इसका। ऑब्वियस सी बात है, सबसे अच्छा बेस कौन हो जाएगा? पहला, फिर दूसरा, फिर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो आपसे ये पूछा भी है कि आउट ऑफ द अमाइड इसे क्या कहते हैं, कौन सा ग्रुप कहते हैं, जल्दी बताओ यहाँ से। साइनाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? साइनाइड। इसको कौन कहते हैं? अमाइड। क्या कहते हैं इसको? अमाइड। और इसको क्या कहते हैं? एमीन। क्या कहते हैं इसको? एमीन। तीनों नाइट्रोजन के कंपाउंड है। ये एमीन भी नाइट्रोजन के लिए, साइनामाइड भी नाइट्रोजन का, साइनाइड भी किसका? नाइट्रोजन का। बट अच्छा बेस कौन है? तो अच्छा बेस कौन सा है जल्दी बताइए। एमीन, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। बोलो आया नहीं आया? फिर से सुनना। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर नहीं देगा, यही समझा रहा हूँ। परसेंटेज करेक्ट कितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, तो परसेंटेज करेक्ट भैया यहाँ 50% है। यहाँ कितना है? 33.33%। और यहाँ पे कितना? 25%। तो जितना परसेंटेज करेक्ट है उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना। इस बनने के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है। तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या? कौन सा? ये डोनेट करेगा? ये बहुत कम करेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा करेगा, और ये सबसे ज्यादा करेगा। जो सबसे ज्यादा कर रहा है उसका बेसिक में क्या होगा? सबसे ज्यादा। सो एमीन इज गेटर गुड बेस इन कंपेयर टू अमाइड, अमाइड इज गुड बेस इन कंपेयर टू साइनाइड। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भैया लोन में देखा डबल बॉन्ड, और वो डीलोकलाइज होकर रेजोनेंस में पूरे ले गए। और लोन पे लोन पे उसके पास नहीं है, माइग्रेट्स टुवर्ड्स द रिंग, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, बट खुद का लोन पेयर लूज कर देगा। अब लोन पेयर है नहीं तो डोनेट आप क्या करोगे? इस कारण से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कमजोर है। इन दोनों में बेस अच्छा ये है, इन तीनों में बेस अच्छा ये है, फिर ये है, फिर ये है। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से?
बताएं। बोलिए। गिव द आंसर। सभी कोई आंसर लाइए इसका। कौन अच्छा है इस बीच से? लेफ्ट साइड, राइट साइड? कौन सा अच्छा बेस है सोच समझ के? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला क्यों है? लॉजिक। अभी एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत अच्छे से। आंसर सोच के बोलिए। लेफ्ट साइड वाला अच्छा है। कोई बच्चा बोल रहा है लेफ्ट साइड। राइट साइड के साथ कौन है? लॉजिक बता, खड़ा हो जाओ। हाँ तू ही खड़ा हो। बोल क्या है? डिलोकलाइज हो जाएगा, अच्छा बेस कहलाएगा। मैंने यही समझाया था अभी तक। डिलोकलाइजेशन के बाद अच्छा बेस बन जाएगा। पढ़ लीजिए थोड़ा, देखिए तो कॉपी। भाई डिलोकलाइजेशन के पास लोन पे रह कहाँ गया? क्या दिमाग है यार। अभी समझाया है ना, ये डोनेट कर देगा तो ये माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा हर जगह। बोलो हाँ या नहीं। उसके पास लोन पे रह गया क्या? कितने अच्छे से तो समझाया। पैसे होंगे तो है ना दोगे। पैसे हैं क्या? खत्म हो गई बात। तो किसका अच्छा होगा बोलो? इसके साथ ये केस है नहीं है? इसका लोकलाइज्ड है, इसका डीलोकलाइज्ड है। और यही सब डाउट लेके आप जाते हैं घर पे फिर फालतू का। इतना अच्छा समझाने के बाद भी आप बोलते हैं कौन अच्छा बेस है। चलिए बैठिए। आंसर मी एग्जाम्पल नंबर। हो गया सभी का कॉपी? चलो करो कॉपी, करो 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 कॉपी। अब इसको मत कॉपी करने लगना भाई, अभी पढ़ा ही रहे हैं। वो वाला कॉपी फिनिश हुआ? कॉपी करने से ज्यादा थोड़ा समझने पे ध्यान देते तो बेहतर होगा। कॉपी तो सब कर ही लेते हैं। बोलिए आउट ऑफ दिस टू विच इज गुड? फर्स्ट सेकेंड। पहले और दूसरे में कौन अच्छा है? पहला वाला दूसरा वाला। एमी समझते हो क्या होता है? एमी क्या है? एमी क्या है? साले तुम जो शुरू से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? साले तुम्हें एमी का मतलब नहीं पता है? दिमाग है कि क्या है गोबर? बोलो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट या सेकेंड? बी और ए? बी। बी क्यों होगा? अच्छा डीलोकलाइजेशन दोनों में होगा क्या? हाँ। क्यों नहीं होगा? सब बुद्धि बुद्धि है कि नहीं आपके अंदर थोड़ा भी? डायरेक्ट कनेक्शन है नाइट्रोजन का बेंजीन रिंग से, दोनों में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। इसमें प्लस एम इफेक्ट एक है, उसमें दो है। ये फर्क है। आया समझ में? तो ये डोनर ज्यादा है इसके पास डोनर कम है, डीलोकलाइजेशन तो दोनों में होगा। आंसर इज दिस। आया समझ में? क्यों क्यों क्यों? इसके पास प्लस एम इफेक्ट वाले कितने हैं? दो। इसके पास प्लस एम वाले एक। दोनों का डीलोकलाइजेशन हो गया, बट डोनर तो इसके पास दो एक है ना। इसके पास कितने हैं? दो। दो दो डोनर क्यों नहीं दे देगा लोन पेयर? दे देगा। मतलब अच्छा बेस कौन होगा? ये अच्छा बेस होगा इन कंपेयर टू दिस। आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से?
मुझे उन बच्चों का नहीं बुरा लगता जो चलो मान के चलो अभी समझ ही रहे हैं उसको चीज को, इनिशियल फेज है। उन बच्चों का काफी बुरा लगता है जिनको ये नहीं पता है कि रेजोनेंस तुम 25 स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये नहीं कर पा रहे कि डीलोकलाइजेशन कैसा होता है। इसीलिए बोलता हूँ ना, छुट्टी देते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग घर पे लगा लिया करो, गोबर वाले दिमाग को थोड़ा सही करो। केवल क्लास आने के लिए जो आतुर रहते हो ना कि क्लास में छुट्टी क्यों है, छुट्टी क्यों है, छुट्टी क्यों है, तो घर पे क्यों नहीं कर रहे थे फिर? मैं भी तो सवाल कर सकता हूँ ना। आपको डीलोकलाइजेशन नहीं आ रहा, अरे कमाल है भाई, इतने देर से आप कर क्या रहे हैं? एच है, एम ई है, ये स्ट्रक्चर है। एम ई स्टैंड्स फॉर मिथाइल। ओपनिंग स्ट्रक्चर्स आपको बता रखे हैं। देखो, अब आया समझ में? दोनों के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे। इसका भी लोन पेयर डोनेट होगा, माइग्रेशन 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 सब में होगा। बट इसमें एक डोनर है, इसमें कितने डोनर्स हैं? दो डोनर्स हैं। इस स्टेज पे तो आके जो पुराने बच्चे अगर ऐसा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करवा रहे हैं मेरे से, तो मैं लग रहा हूँ सीधे गोबर गणेश है फिर। टोटली मुंह पे बोल रहा हूँ भाई। इसीलिए भैया पढ़ने के लिए बता रहा हूँ ना, इतना ज्यादा है ना कि आप अंत ही नहीं कर सकते। नीट भी क्वालिफाई कर लोगे ना और जेई भी, तब भी आपको नहीं होगा कि आपने पूरा का पूरा कंप्लीट किया, इतनी ज्यादा आताश है। तो थोड़ा पढ़िया कीजिए घर पे जाके। केवल क्लास 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 से थोड़ी हो जाएगा काम। क्लास नहीं है तो पढ़े नहीं पढ़ेंगे, है तो पढ़ेंगे। और क्लास का मतलब एक चीज आप लोग का तो हो ही कि वीडियो रिकॉर्ड करके देखो, नोट्स बना लो, हो गया क्लास। अपना बुद्धि अपना कुछ क्वेश्चन बना ले, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ ले, थोड़ा सा, ये तो जिंदगी से चला ही गया। रियलिटी बता रहा हूँ, आजकल जिस बच्चे को देखो ना, एक कान में लीड लगा लिया, 2500 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, बस चालू हो गया, उसी को पढ़ाई कह रहा है गलती से। क्वालिफाई वही बच्चा कर रहा है जो पढ़ाई करने के बाद डीपीपी लगा रहा है, पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है अलग अलग सोर्सेज से, तब उसका सिलेक्शन हो रहा है। अन्यथा सोचो तो सही, सब्सक्रिप्शन लेने वाले कितने हैं? बहुत। छोड़ दो ज्वाइन करने वाले, सब्सक्रिप्शन तो हर एक बच्चा ले लेता है। पर कितना रहा है वो तो अच्छे से पता है। नहीं तो इतनी नॉर्मल चीजें अगर आपको नहीं आ रही तो आपने सब्सक्रिप्शन लेके क्या किया? और मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, टीचर ने बेस्ट ऑन बेस्ट पढ़ाया होगा ये सब। पढ़ाया है, तुमने नहीं पढ़ा। गलती तुम संस्थान पे क्यों दे रहे हो? तुम गधे हो, टीचर थोड़े, टीचर तो बहुत अच्छा करके निकल गए होंगे। बुरा कहीं नहीं, आप ही नहीं पढ़ पाते सही से। एग्जाम्पल नंबर 5, भैया मेरी भी नजर हर जगह रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बुरा तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इतना तक बोल रहा हूँ, कितना अच्छा एरा आया हुआ है अभी पढ़ाई का। जो बच्चा ये बोल रहा है कि सोर्सेज नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं तो रियली बता रहा हूँ, इतना अच्छा अभी पोजिशनिंग हो गया है पढ़ाई का। सब कुछ के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एजुकेशन के लिए तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। भैया एजुकेशन तो बहुत अच्छा मिलने लगा है अब तो, फ्री फ्री मिलने लगा। आज सोचो ना, मैं अभी जा रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करके अपने खुद देख लेगा। अच्छी बात है ना, देख ले, तो बुराई क्या है? अच्छा है, देख ले बच्चा, सीख ले। कहीं से सीखे, सीखना है। मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन लेने से मतलब है, जहां से हासिल हो रहा हो ले लो। ये एक ऐसा मिठाई, तुम्हारे पास मान के चलो कुछ अच्छे खासे अमाउंट में पैसे हैं, और तुम दुकान से मिठाइयाँ खरीदने चले, और अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग मिठाइयाँ मिल रही हैं, तुम्हें नहीं देखना है, यू हैव टू कलेक्ट दैट स्वीट्स अपनी जिंदगी को मिठास भरने के लिए, बात खत्म। कहीं से भी आ रहा हो, आना चाहिए। इसीलिए मुझे कहीं नहीं आपत्ति है कहीं से कोई बच्चा कुछ पढ़े, बट पढ़े तो। यहाँ तो सीधे गोबर गणेश हो जाता है, कुछ नहीं आता है ऐसे ही। बताओ, तुम्हें नहीं बनवाया रेजोनेंस? लास्ट चैप्टर चलने चला है आपका, कितनी बार हो चुका है? चलो करो क्वेश्चन एक और। ठीक है, बताओ तो कौन अच्छा है इनमें से? बोलो कौन अच्छा है? 1 और 2 में कौन अच्छा है? देखो भाई, यहाँ लोन पेयर, इसके पड़ोसी में डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, तो ये निगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, प्लस माइनस यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज ऐसे खींचेगा ऑक्सीजन, तो ये माइनस तो इस पे प्लस, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे लोन पेयर बना लेगा। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, क्या हो रहा है यहाँ पे?
डबल बॉन्ड और लोन पेयर के कारण हो तो यहाँ भी रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो है केवल और केवल डबल इलेक्ट्रॉन को शक कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शक करने के लिए कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भैया हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, याद करो, FON कई बार बता रखे हैं। क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्या चीज, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पूरे के पूरे में। अब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़े तरीके से खींच के अपने पास सेटल कर लेगा। तो भैया इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शक करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन के पास है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये ले ही लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या, नहीं। इसके पास प्रोबेबिलिटी, इसके पास भी नहीं है, इसका भी डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, नहीं शिफ्ट हो पाएगा। बट इसके तुलना में ये तो थोड़ा मजबूत है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। बट इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसके पास ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कहाँ से दे पाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास भी नहीं होगा, बट इसके पास प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ा ज्यादा है। तो बताओ कौन अच्छा होगा, ए इज ग्रेटर। आया समझ में, क्लियर हो रहा है सभी को, चलिए कॉपी कर ले प्लीज। रिवाइज इट, वी आर ऑन द लास्ट पॉइंट ऑफ लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एक बचेगा बस, पूरा एंड हो जाएगा आपको बुक नंबर 2 खत्म, बुक 1 स्टार्ट हो जाएगा। सही। और थोड़ा फास्टली ये सबको समझा कीजिए। चलिए हो गया क्या, हेलो। नहीं नहीं दिक्कत तो नहीं है, सुनिए ना, अगर फ्री है जाके एक बार घर पे पापा से मिल लीजिए।
तो घर पे सामान चलिए हुआ? अरे बोलो, ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देर इसको हटा दें? अब 2 हाँ, बोलिए। ठीक है, आइए। आइए, आइए। चलो देखो, पढ़े क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। दोनों आप एनसीईआरटी के रिजल्ट्स देखो। जो डेटा बेस्ड है, दिमाग में एकदम बैठा के रखना है, ठीक ना? जिस पॉइंट पे कहूँगा पढ़ने के लिए वहाँ जाके आप पढ़ेंगे भी उसको, और जहाँ तक मार्क कराऊँगा उसको अच्छे से पढ़िएगा। 2 रिजल्ट्स एनसीईआरटी के दे रखे हैं और वो एकदम डेटा बेस्ड रिजल्ट है। पहला क्या बताता हूँ आपको। पहला आपको दे रखा है ऐसे करके, ठीक है? ये 3 आपको दे रखे हैं। दे दो ना दे चलिए देखिए। फोकस हियर। CH3 है, CH3, 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 CH3। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा डिग्री है ये वाला, ये वाला, है ना? 1, 2 और 3 डिग्री। बताओ इसमें कितने डोनर ग्रुप? 1, इसमें 2 और इसमें, तो बताओ कौन अच्छा बेस हो जाएगा आपके अनुसार? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सोच के। 3, 2, 1 कौन सा होगा अभी बताया यार? 3 होगा ना? लिखा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एन प्लस आई, हाँ या ना? होगा ना? तो कौन डोनेट कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। द आंसर इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन। अग्रीड? अब यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका पहला। सेकेंड, CH3 है, ठीक है? फिर यहाँ पे दे रखा है आपको NH2, CH3, NH, और यहाँ पे CH3, N, CH3, CH3। अब कुछ बच्चे देख रहे होंगे एक ही सवाल तो लिख दिए 2 बार ना, डिफरेंस है। अब इसका ये जो आंसर है ये बच्चे गैसियस फेज में, कौन से फेज में? इस फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको एक्वस फेज के अंदर ले लूं, पानी में, अगर इसको पानी में ले लेते हो आप एक्वस फेज के अंदर, तो बातें थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। एक्वस फेज में ये गेम नहीं रहता जो ऊपर में रह रहा है। क्यों? लॉजिक, अगर आप एक्वस फेज में आओगे तो यहाँ पे 2 चीजें फैक्टर डालती हैं। पहला तो ये तुमने आंसर किसके बेसिस पे किया? तुमने आंसर किया प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे जल्दी बताइए? ये सब आई इफेक्ट शो करने वाला है, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। These are all exhibiting the plus I effect.
उसके बेसिस पे आपने आंसर कर दिया क्योंकि भैया आपने सिखाया था बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट। उसके बेसिस पे मैंने आंसर किया 3-2-1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी भैया तो आप सही कह रहे हो, यहाँ पे भी तो प्लस आई इफेक्ट ही लग रहा है। हाँ सही कहाँ कह रहे हैं नहीं लग रहा है, तो प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई और प्लस आई, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि whenever the aqueous solution is taken, aqueous solution मतलब मुझे इसको पानी में मिलाना है, किसमें मिलाना है, पानी, वाटर में। तो वाटर के अंदर ये जाने के बाद नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। नाइट्रोजन कौन सा बॉन्डिंग करने लगता है? अब जिस बच्चे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है थोड़ा सुनेंगे सारे बच्चे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? जब आपका हाइड्रोजन किसी दो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट में फंस जाता है, जैसे कि दो नाइट्रोजन्स के बीच में, दो ऑक्सीजन के बीच में, दो फ्लोरीन के बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तब इसके बीच में एक बॉन्ड प्रिपेयर होने लगता है। क्या प्रिपेयर होने लगता है? बॉन्ड। अब चूंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे, पानी के अंदर H2O डालोगे, H2O में ऑक्सीजन है, बोलो हाँ या नहीं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन फंस जाता है आपका, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन। तो कौन सा बॉन्ड वो बना लेता है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को जब मदद करके आप रीजन जानने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपका 3-1 रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। और एनसीईआरटी ने इंडिकेट भी किया है और रिजल्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एज इट इज से बता रहा हूँ। और वो रिजल्ट है कि सबसे ज्यादा ओवरऑल दोनों इफेक्ट को मिला के दो चीज, यहाँ पे एच बॉन्डिंग भी देखेंगे आप। कौन सा बॉन्डिंग देखेंगे जल्दी बताओ? एच बॉन्डिंग। और साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट भी देखेंगे। दोनों को मिला के जब मदद करके दो रिजल्ट सब बनते हैं, तो दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री और दिस इज कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। सबसे अच्छा वाला हो जाता है 2 डिग्री, फिर हो जाता है 1 डिग्री एंड फॉलोड बाई 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे पीछे चल, कौन सा हो जाता है बोलो सब कोई? 2 डिग्री, 1 डिग्री और कौन सा? 3 डिग्री। कौन से सॉल्यूशन के अंदर जल्दी बताइए? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और गैस फेज के अंदर कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए? जो नॉर्मल आपको पता है, दैट इज 3-2-1, नहीं तो क्या हो जाएगा? 2-1-3। एंड प्लीज एनसीईआरटी में अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ेंगे। एक और है ऐसा ही, ये समझ में आया यहाँ से? और याद रखना यहाँ पे लगने वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा हुआ बताइए यहाँ से? मिथाइल ग्रुप। चलिए कॉपी कीजिए प्लीज, स्टार करके ये कॉपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आज कितने तारीख है? 6 है ना?
करा देते हो आप, हाइड्रोजन वहां हटेगा, वहां पे S2 आएगा। पहले वाले में S2 कीजिए, फर्स्ट में S2, CH3NH2 पहले वाले में, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, सेकंड में, थर्ड में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तीन ही बॉन्ड होगी ना हाइड्रोजन के सेटिस्फेक्शन के लिए, चार कैसे बना देंगे? ठीक है, तो है, क्लियर हो गया? बोलो यार। तो ये याद रखिएगा, इथाइल एमीन का केस है। किसका केस है जल्दी बताइए, सॉरी मिथाइल एमीन का केस है। परसों ये लास्ट क्लास होगा इसका, we're going to end this chapter and after that बायोमोलिक्यूल्स 10 तारीख से स्टार्ट, 16 तक खत्म। सेकेंड बुक जैसा मैंने कहा था 15-16 तक एंड हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस बनाएंगे इसका, उसके बाद हम लोग फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ा सा आप हरी अप करना, कल भैया मैग्नेटिज्म में वो अच्छा खासा कंप्लीट करूंगा, ये अभी बता देता हूँ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सुन लो अच्छे से, घर पे जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, कल भैया मैग्नेटिज्म उड़ाऊंगा खतरनाक, मतलब कम से कम 60% चैप्टर, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और सब कुछ इधर से उधर, इसलिए एब्सेंट करने वाले थोड़ा तैयार रहे इस बात के लिए। मैं बोला ना, कई बार मैं बोलता हूँ मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे भी देखो सेल्फलेसली सेल्फिश लिखा हुआ है। मैं रिजल्ट बनाने ज्यादा आता हूँ, मुझे रिजल्ट बनाना पसंद है, ताकि मेरा अच्छा हो, बात खत्म, सीधा बात। कोई बोलता है ना कि मेरा अच्छा ना हो, हम तुम्हारे लिए हैं, ना ना ना, मैं मेरे लिए हूँ, तुम्हारा रिजल्ट होगा तो मेरा अच्छा होगा, बात खत्म। इसलिए मैं खुद के लिए आता हूँ, सिंपल है। कोई अगर ये बोलता है हम दूसरे के लिए आ रहे हैं, तो क्यों इतना खुश हो जाता है बच्चों के रिजल्ट पर? नहीं होना चाहिए, बात खत्म है, मतलब ही नहीं था। हटाएं क्या? टॉपिक डाल लीजिएगा मिथाइल एमीन, इसके लिए एक इथाइल एमीन पे भी डिस्कशन है इसका एनसीईआरटी में। हटाएं, चलिए टॉपिक डालेंगे सभी को, इथाइल एमीन। इथाइल एमीन टॉपिक डालो। इथाइल एमीन क्या है बोलो? C2H5NH2, फिर बोलो C2H5NH और C2H5, फिर बोलो 10 C2H5 C2H5, बोलो आया नहीं आया? ये कौन सा डिग्री एमीन है? अगेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लास्ट इधर। अब बोलो यहाँ पे फिर से बताओ, अगर मैं गैस फेज लेता तो बताओ कौन अच्छा होता? 3, 2, 1, दिस द आंसर, बोलो हाँ या नहीं? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन, बोलो यस और नो। और अगर मैं इसका उल्टा करता, अगर मैं एक्वस फेज ले लेता, तो C2H5 होगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो सबको ही? NH2, फिर C2H5 NH और C2H5, C2H5 N, C2H5, C2H5, 3, 2, 1 है ना यहाँ पे। अब कौन सा फेज लेंगे? एक्वस फेज। कौन सा फेज लेंगे? एक्वस फेज। तो यहाँ पे याद रखिएगा थोड़ा चेंजेस है, वहां पे 2, 1, 3 था, यहाँ 2, 3, 1 याद रखोगे। क्या याद रखोगे? लॉजिक वही, H बॉन्ड एज वेल एज
इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। आया समझ में? ये दो रीजन के कारण ये चेंज हो जाता है। आंसर इज 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो भाई कौन सा अमीन पढ़ रहे हो बोलो? इथाइल। इथाइल अमीन बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है? मिथाइल से तो बड़ा है। मिथाइल से क्या है? बड़ा है। मिथाइल के लिए CH3, इथाइल के लिए C2H5। इथाइल बड़ा है, दो नंबर याद रखना, 213, 231। जो बड़ा है उसके लिए इथाइल, जो छोटा है उसके लिए मिथाइल। तो वहां पे 213 था, यहाँ पे क्या है? 2। आया समझ में? ऐसे याद रखिए। चलो कर लो कॉपी। हटाएं क्या? याद रहेगा? इथाइलेमिन का नंबर बोलिए प्लीज। इथाइलेमिन का नंबर 231, मिथाइल का 213। दैट्स इट। और कौन से सोल्यूशन के अंदर? एक्वस। गैसियस फेज में पूछोगे तो नॉर्मल 3 to 1 ही चलेगा दोनों में। ठीक है, चलो हटाएं। अब लिखिएगा टेस्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री कॉमा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कर सकते हो आप। आइए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन का, सुनो, एक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। मुझे तीनों टेस्ट को डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है। हाउ डज वी आर गोइंग टू सेपरेट द डिस्टिंग्विश, कैसे करना है इन टेस्ट को? तो भैया इसका तरीका क्या होता है, सुनिएगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का। कौन से रिएजेंट का? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसको हिंसबर्ग टेस्ट भी कह सकते हैं या हिंसबर्ग रिएक्शन भी कहा जाता है।
ओके। और ये क्या होता है? इट इज बेसिकली द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इट इज एक्चुअली द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसको। कौन सा रिएजेंट कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज अ हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से, क्योंकि डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को कैसे? पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बना लेते हैं। एक फिनाइल ग्रुप बनाइए, फिर सल्फोनाइल ग्रुप बनाइए, और फिर कौन सा ग्रुप लगाना चाहिए? तो क्या हो जाता है बताइए? यहाँ से पीएच SO2 बेंजीन मतलब फिनाइल सल्फोनाइल, और क्या लगा दो, इसका नाम बन गया बेंजीन सल्फोनाइल। ओके। अब कैसे टेस्ट होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिया है एक टेस्ट के लिए, मान के चलो 1 डिग्री अमीन का इस्तेमाल किया, ठीक है। आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को थोड़ा उल्टा करके लिखो, Cl SO और यहाँ पे लिख दो पीएच। लिख दिया क्या? वही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड उल्टा से पढ़ो। दिस द बेंजीन ग्रुप, सल्फोनाइल और क्या चीज? क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब करना क्या है? यहाँ से एक Cl उठाएंगे, यहाँ से क्लोरीन हटा देंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे। H और Cl मिलकर क्या बनेगा? HCl। क्वाइट इजी एंड सिंपल। HCl को हटा दीजिए, आंसर लेके आ जाइए। बोलो यार, व्हाट इज द फाइनल आंसर? बोलो। RNHSO और यहाँ पे क्या चीज? पीएच। बन गया क्या? अब फर्दर इसको अल्कली सॉल्यूशन में मिलाना है। अल्कली सॉल्यूशन समझते हो? बोलो यार, बोलो हाँ या नहीं। अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? बोलो सब कोई। बेसिक सॉल्यूशन। इसमें अगर ये सॉल्यूबल हो गया, क्या हो गया? बोलो, सॉल्यूबल हो गया। इफ इट इज सॉल्यूबल, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका एमीन कौन सा एमीन है? जल्दी बताओ। 1 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है? बोलो। अगर वो मिल गया, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट अगर अल्कली सॉल्यूशन के अंदर मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन ले लो जो कि अल्कली नेचर का है, उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बना इसको आप मिलाएंगे, वो घुल जाएगा। कुछ देर के बाद प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 डिग्री। तो 2 डिग्री में भैया क्या फर्क पड़ेगा? चलो करके देख लेते हैं। अगर 2 डिग्री को अगर आपने ले लिया, 2 डिग्री है, बोलो हाँ या नहीं। आपने उसी तरीके से ये हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल किया, ओके। यहां से आप H और Cl हटा देंगे क्या? क्या हटेगा? बोलो यहाँ से। HCl हटा दीजिए। क्या बनने वाला प्रोडक्ट? बोलिए सब कोई। R है, N है, R है, फिर बोलिए। S है, डबल बॉन्ड है, O है और क्या जल्दी बताइए? पीएच है। अब आपने लगाया अल्कली सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। बोलो हाँ या नहीं। अब बनने वाला प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या बोलो? इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब मिलेगा ही नहीं। मतलब वो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो नीचे जाके पीपीटी के फॉर्म में बैठ जाएगा। तो ये तो मिल गया ना, इसका प्रोडक्ट मिल गया, जाके वो सॉल्युबल हो गया, पानी में मिल चुका है अल्कली सॉल्यूशन में। इसको जैसे मिलाया बनाने के बाद वो नीचे बैठ गया, तो कौन सा एमीन का इंडिकेशन है? 2 डिग्री एमीन। कौन से डिग्री का? 2 डिग्री। तो भैया 3 डिग्री कैसे डिस्टिंग्विश होगा? तो देखो यहाँ से, ये 1 डिग्री था, प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। ये प्राइमरी कह सकते हैं क्या? तो क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। अब किसका करेंगे बताओ? 3 डिग्री या फिर टर्शरी। अब देखो इसका क्या है खासियत। अगर तुमने टर्शरी ले लिया, RNH और क्या चीज? R ले लिया, और तुमने हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल किया, SO Cl और यहाँ पे पीएच किया, क्या बताओ? बार बार क्या निकाल रहे थे तुम पहले रिएक्शन में? HCl निकाल रहे थे। अरे HCl निकालने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, हाँ या नहीं? पर 3 डिग्री अमीन में क्या हो गया? हाइड्रोजन ही नहीं बचा। मतलब पहले स्टेप में ही कौन सा रिएक्शन? नो रिएक्शन। मतलब रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो पहला ही स्टेप नहीं होगा, तो कौन सा डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। आया समझ में? 1 डिग्री में रिएक्ट करके सॉल्यूबल बनाएगा, 2 डिग्री में रिएक्ट करेगा बट सॉल्यूबल नहीं बनाएगा, 3 डिग्री में रिएक्ट ही नहीं करेगा। इस तरीके से आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिएजेंट को आप सेपरेट कर लोगे। और दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज अ हिंसबर्ग टेस्ट, एंड दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज अ Hinsberg reagent, and the name of the reagent is a benzene sulfonyl chloride. Very very important. हर बार बार आता है इसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। स्टार कीजिए, लिखिए। समझ गया क्या? थ्योरी में लिखाना पड़ेगा। समझ गया ना क्या होगा? पहले में सॉल्यूबल बनेगा, दूसरे में बनेगा बट सॉल्यूबल नहीं होगा, तीसरे में रिएक्शन ही नहीं होगा। चलो कर लो।
नेक्स्ट लिखिएगा प्लीज, कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये हो गया हिंसबर्ग। गिव द टॉपिक कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये लिखा हो गया तो लिखेंगे कार्बाइल, CARBOIL, कार्बाइल, AMINE, एमीन टेस्ट, कार्बाइल एमीन टेस्ट। मतलब नेक्स्ट टेस्ट इज द कार्बाइल एमीन टेस्ट। लिखो सब कोई। नाउ लुक हियर, वेरी स्मॉल टेस्ट इज इट। ये स्पेशल टेस्ट पहले सुन लीजिएगा। हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए, किसे, एक मिनट, हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए था बोलो? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कैसे कराया था हिंसबर्ग रिएजेंट लो? पहले में साल्ट बनता है, साल्ट फॉलोड बाय अल्कली सॉल्यूशन, सॉल्युबल हो जाता है। पहले सेकंड में साल्ट बनेगा, सॉल्युबल नहीं होगा। थर्ड में बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, खत्म हो गया बात। ये स्पेशली डिजाइन हुआ है 1 डिग्री एमीन के लिए। कौन से डिग्री एमीन के लिए? 1 डिग्री एमीन के लिए कार्बाइल एमीन टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे RnS2 का इस्तेमाल किया, दैट इज द 1 डिग्री एमीन। ओके, अब आपको कार्बाइल एमीन टेस्ट के अंदर लेना पड़ता है पहले क्लोरोफॉर्म को, CaCl3 को, ओके, फॉलोड बाय अ बेस, KOH, ठीक ना? एक बेस लोगे, एक क्लोरोफॉर्म लेंगे, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, बताया था ना कई बार, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या जल्दी बताइए? और इससे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे, वो बन जाता है RNC। याद आ रहा है RNC? एक CN था, एक NC था। NC क्या होता है बोलो? NC क्या होता है बोलो यार? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड, वेरी वेरी गुड यार, यस और नो? आइसोसाइनाइड काफी पंजेंट सा स्मेल होता है इसका, ये स्मेल टेस्ट होता है। इट इज वेरी फाउल स्मेल, फाउल मतलब खराब स्मेल हो, और ये बन जाता है। तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझ लो, छोटा सा मैकेनिज्म है। आइसोसाइनाइड बन जाएगा, और ये केवल और केवल डिजाइन किया गया है कौन से डिग्री अमीन के लिए? 1 डिग्री अमीन। अब चलिए इसका कैसे होता है पहले समझते हैं। रिएक्शन, आपके पास रिएजेंट के तौर पे पहले क्या दिया गया है बोलो? आपको दिया गया है भैया HCl3, तो यूज इट। CH, Cl, Cl और Cl, CHCl3 हो गया। अब उसके बाद तुमको एक बेस से ट्रीट कराना है, तो बेस मतलब KOH से आप ट्रीट करा, ये प्लस और ये। लुक हियर, इन दोनों को मिला लिया है। अब ये OH क्या करेगा, इसके H को पास बुलाएगा और क्या बना देगा बोलो? H2 बना देगा। H2O में ये कौन से फॉर्म में निकलेगा जल्दी बताइए? H प्लस के फॉर्म। तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकलेगा ना, तभी तो वो प्लस होगा। अब जैसे ये डोनेट करके निकलेगा तो ध्यान देना, यहाँ से C पे आ जाएगा कैसा चार्ज बताओ? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और ये कौन से फॉर्म में निकला? H प्लस। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ भी बन गया क्या? अब क्लोरीन को ये बात पता चलता है कि पड़ोसी वाले कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और क्लोरीन ठहरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव। इतना इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है कि लगभग उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन के आसपास होती है। तो वो क्या करता है, पता चलता है भैया क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, वो उसके पास, आपके पास सॉरी, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बोलेगा भैया मैं अपना लोन पेयर लेके चल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जब है ही,
तो मैं क्यों अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करूँ, ये क्लोरीन निकल जाएगा। जैसे निकलेगा, तो इस कार्बन के पास देखो ये क्या होता है। इस कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रह जाता है इस नेगेटिव चार्ज के कारण, बट एक वैकेंसी भी रह जाती है, खाली डब्बा भी रह जाता है, ऑर्बिटल। ठीक है? और इस इंटरमीडिएट का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है नाम, बोलो यहाँ से? डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डेफिशिएंट। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पे एक बार और बना है। एक जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बन चुका है ऑलरेडी, डाइक्लोरोकार्बन। चलो बताता हूँ। वहां पे सैलिक एसिड या सैलिसाइलल्डिहाइड बना था। कोई टेस्ट था ऐसा? बना था? फुल बेस रिएक्शंस बनाए थे, उसमें भी ऐसे ही बना था, बोलो हाँ या नहीं? ये क्या बन गया बताओ यहाँ से? डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन। ठीक है? अब आपके पास क्या है जल्दी बताओ, ये ठीक है, RnH2 है। अब RnH2 देखो क्या होगा, R है, N है, लोन पेयर है, H है, H है। अब ये डाइक्लोरोकार्बन अपना डब्बा लेके आएगा, डब्बा यहाँ पे है, ये कार्बन है, लोन पेयर है, ये Cl है, ये भी Cl है। डाइक्लोरोकार्बन को उल्टा बना के लिख दिया और RnH2 को ऐसे लिख दिया, बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बोलो यार? इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को फाइल करता है। फाइल का मतलब होता है लव करना। दोज विच लव्स द इलेक्ट्रॉन बिकॉज के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये वाला बताओ, अब अपना लोन पेयर, अब बताओ इसके पास कौन सा पेयर है, जल्दी बताओ? लोन पेयर। इट हैज द कैपेसिटी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? अग्री कर रहे हो? इट हैज कैपेसिटी टू डोनेट व्हाट, जल्दी बताइए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको देना है और इसको एक्सेप्ट करना है। बोलो यार ये सोनो। अब ये H जो है वो एक Cl के साथ मिलेगा, ये भी H किसके साथ मिलेगा? Cl के साथ। H और Cl मिलके क्या बना देंगे? HCl। एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल? एक और दो, तो दो मॉलिक्यूल HCl के निकल गए। अब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इसके साथ। जैसे डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड तो ये बन गया, और एक बॉन्ड इसके टूटने के कारण, एक बॉन्ड नीचे वाले टूटने के कारण, तो बनने वाला बॉन्ड बन जाएगा RN, और क्या चीज जल्दी बताइए? C, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड, कौन सा टेस्ट जल्दी बताइए? कार्बाइलमिन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार फिर से, समझ में आया कैसे हुआ? तो कार्बाइलमिन टेस्ट, एक बॉन्ड बनेगा लोन पेयर के डोनेट करने के कारण। H और Cl ब्रेक हुआ तो उसके कारण एक बॉन्ड, H और Cl ब्रेक हुआ एक बॉन्ड, तो एक, दो और क्या चीज, तीन, तीन बॉन्ड बन गया। आया समझ में? तो इसको कहते हैं 1 डिग्री अमीन का टेस्ट, इसको कार्बाइलमिन टेस्ट कहते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट जो आप करते हैं उसे हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं, जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से होता है। क्लियर हो गया सभी को?
क्या सभी को क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? अब भैया 8 तारीख को भैया जो परसों आपका क्लास होगा इसका, फिर लास्ट क्लास वी विल डिस्कस एवरीथिंग, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका, आई मीन, ठीक है? 10 से 10 से लेके 4 दिन आई होप सो 8 घंटे का सेशन अगर लूँ 2-2 घंटे का, तो बायोमोलिक्यूल्स मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? सेकंड बुक अपना खत्म हो जाएगा 15 जून तक मैक्स टू मैक्स। खत्म होने का मीनिंग एक बार बता देता हूँ आपको, खत्म होने का मीनिंग आपके एनसीईआरटी का एक-एक सवाल बना होना चाहिए, ध्यान रखना इसका मतलब। आप पूरा होमवर्क में एक-एक चीज करोगे, मैं डे बाय डे हमको फिजिकल की हड़बड़ी नहीं है, वो मैं देख लूंगा, बट प्लीज आप अपने क्वेश्चंस करते रहेंगे, डाउट्स मैं लेता रहूंगा स्पेशली डिजाइन करके, ओके? रिक्वायरमेंट होगा ऑनलाइन भी ले लूंगा, बट आप उसको कंप्लीट करेंगे पूर्णतः, अभी के अभी। बाद में छोड़ेंगे, प्लीज आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिएगा आके बाद में, ये भैया मेरा ये छूट गया वो छूट गया, अगर अभी छोड़िएगा सब कंसेप्ट लूज होगा। सुन लीजिए, ऑर्गेनिक से जैसे फिजिकल में स्विच करेंगे, आपका ऑर्गेनिक का चीज डाइल्यूट होना चालू होता है, ये बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट है। फिर फिजिकल की तरफ ध्यान चला जाता है, फिर फिजिकल अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक लूज हो जाएगा। अभी तुम बायोलॉजी का कोई पुराना चैप्टर उठा के पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। रिवीजन डेली करने की चीज है, रिवीजन एक बार करने की चीज नहीं होती है, इसीलिए टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके? चलो, अब ये कर लेंगे क्या आप? ठीक है, तो जहां भी आपको कार्बाइल अमीन हिंसबर्ग देख लेना, बेसिक नेचर देख लेना, और 2-4 रिएक्शंस इसके बचे हैं वो भी आप पढ़ रखे हैं, डायोजोनियम साल्ट वाला, वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करके सारा फिनिश कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ओके? तो बाय, टेक केयर, नाइस डे, हैव अ नाइस डे। मैं ऐसा क्लास कल होगा, आज नहीं होगा, चलो बाय। आज सर की छुट्टी है।